आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का सेकेंड मॉड्यूल। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। याद है हमारी पहचान अडोल्फ हिटलर और उसके बनाए हुए नाजीज्म के सिस्टम से हुई थी। वो था इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। हमने ये तो जान लिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो नींव थी, जो रूट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही डाल दी गई थी। अब क्या हुआ था तब, ये तो हमें पता करना पड़ेगा ना। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी और ये जो वॉर थी जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर, मतलब जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों थे, इन दोनों ने मिलकर लड़ी थी और बाद में दे वर जॉइंड बाय द ऑटोमन एम्पायर और उनके ओपोनेंट्स थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, मतलब एलाइज। तो अब बात यह है कि क्यों लड़ी गई थी ये वॉर। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, तो ब्रिटेन जो था वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुआ, फिर बाकी यूरोपियन देश भी इंडस्ट्रियलाइज होने लगे। तो ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल में सेटअप हो गई और फिर बाकी के यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो भी इंडस्ट्रियलाइज होने लगी। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, इनकी नीड्स थी, तो जो भी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे उनकी सिमिलर नीड्स थी, मतलब जो उनकी नीड्स थी वो सेम थी। और वो नीड्स क्या थी? वो थी चीप रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट्स। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री में सामान बनता है उसको बेचना भी तो है ना। तो चीप रॉ मटेरियल से सामान बना, किसने बनाया? लेबर एंड मशीन्स ने। और फिर उन्होंने मार्केट्स ढूंढे ताकि वो उसमें उस सामान को बेच सके। अब इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस कॉलोनीज बनाने लगे, isn't it? अब ये कॉलोनीज क्या थी? तो जो कॉलोनीज थी वो दूसरी नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जिनको इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ने अपने पॉलिटिकल कंट्रोल में कर लिया ताकि उन्हें कई सारी चीजें जैसे कि सस्ते रॉ मटेरियल मिल पाए। अब फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया और बहुत ही बेरहमी से उसके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करने लगे वो लोग। जैसे रॉ मटेरियल ले जाते थे अपनी कंट्री में और वहां अपनी इंडस्ट्रीज में चीजें बनाकर फिर इंडिया में लाके उनको बेचते थे। जैसे स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, तो अपनी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और लेटर ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्री मेड गुड्स इंडिया में ज्यादा प्राइसेस में बेचने शुरू कर दिए। अब जो देश पहले इंडस्ट्रियलाइज हुए यानी ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन्होंने नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड आपस में जो थी कॉलोनीज, उन्होंने उसको बांट लिया। लेकिन जो कंट्रीज बाद में इंडस्ट्रियलाइज हुई जैसे कि जर्मनी, उनका क्या? वो भी कॉलोनीज चाहते थे, मगर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि कोई जगह कॉलोनी बनाने की बची नहीं थी। पूरा नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड अफ्रीका और एशिया बढ़ चुका था। इसीलिए क्या सलूशन था? वॉर। तो वॉर ही एक सलूशन था ताकि जो जीते वो दूसरे की कॉलोनीज छीन पाए। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। इस समय जर्मनी में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ने से पहले जर्मनी जो है एक पावरफुल एम्पायर था, जहां रूल करते थे होहेनजोलन्स और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग। ये दोनों एम्पायर्स ने साथ मिलकर एज सेंट्रल पावर्स ये
वॉर लड़ी थी। किसके अगेंस्ट? एलाइज, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट। और ये जो वॉर थी वो बहुत लंबी चली थी और यूरोप के रिसोर्सेज खत्म हो गए। एंड इन द एंड द एलाइज वन बिकॉज 1917 में यूएसए ने उनका साथ दे दिया। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट हो गई, दैट इज नवंबर 1918 में, जर्मन एम्परर ने अपना थ्रोन एब्डिकेट कर दिया, मतलब अपना थ्रोन त्याग दिया। अब क्या हुआ? अब एम्परर्स का रूल जर्मनी में खत्म हो गया और जर्मनी की पॉलिटी मतलब अ पर्टिकुलर फॉर्म और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब वाइमर नामक जर्मन शहर में एक नेशनल असेंबली सेटअप की गई। इसने क्या करा? इसने मतलब नेशनल असेंबली ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर था। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट्स की गवर्नमेंट्स भी थी। पार्लियामेंट बनाया गया जिसमें डेप्यूटीज वर इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रेजटैग। पार्लियामेंट बना, डेप्यूटीज इलेक्ट हुए टू द जर्मन पार्लियामेंट। और वो कैसे इलेक्ट हुए? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। ये एक डेमोक्रेटिक मतलब सब लोगों की सहमति से बनी गवर्नमेंट बॉडी थी। लेकिन वाइमर रिपब्लिक को सभी जर्मन्स ने अच्छे से रिसीव नहीं करा। उन्हें लगा कि इसने मतलब वाइमर रिपब्लिक ने हमारे देश को एलाइज की बनाई गई ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की ह्यूमिलिएटिंग, जर्मनी के अगेंस्ट जाने वाली टर्म से बचाया। और जो पीस ट्रीटी थी एट वर्सेल्स एक हार्श और ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी। अब इससे क्या हुआ था? जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। फिर क्या हुआ? 1/10 of its population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. अब एलाइड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया और उसकी पावर्स को वीकन कर दिया। अब डीमिलिटराइज का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है किसी एरिया से मिलिट्री फोर्सेस को रिमूव कर देना, हटा देना। ट्रीटी में एक और क्लॉज था, वॉर गिल्ट क्लॉज, जिसने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द वॉर एंड द डैमेजेस सफर्ड बाय द एलाइज। जर्मनी को फोर्स किया गया टू पे कॉम्पनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स। जो एलाइड आर्मीज थी उन्होंने रिसोर्स रिच राइनलैंड को ऑक्यूपाई करा फॉर मच ऑफ 1920s। कई जर्मन्स ने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नॉट ओनली फॉर द डिफीट ऑफ द वॉर बट ऑल्सो फॉर द डिसग्रेस एट वर्सेल्स। तो ये जो ट्रीटी थी जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी और जर्मनी ने लूज करा क्या? ये सब ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 of its population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. The Allied powers उन्होंने क्या करा? Demilitarized Germany and the War Guild Clause held Germany responsible for the war and the damages. जर्मनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ा अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स। एलाइड आर्मीज ने रिसोर्स रिच राइनलैंड को ऑक्यूपाई करा 1920s में और जर्मन्स ने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नॉट ओनली फॉर द डिफीट बट ऑल्सो फॉर द डिसग्रेस एट वर्सेल्स। तो अब चलते हैं और एक क्विक रीकैप करते हैं अभी अभी जो हमने पढ़ा है।
तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी और ये जो वॉर थी जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर ने मिलकर लड़ी थी अगेंस्ट द एलाइज जो थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। 18th सेंचुरी में ब्रिटेन सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज हुआ, फिर बाकी के यूरोपियन देश भी जल्दी से इंडस्ट्रियलाइज होने लगे। सब इंडस्ट्रियलाइज देशों की सिमिलर नीड्स थी, चीप रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट्स, जहां वो अपनी फैक्ट्रीज के गुड सेल कर सके, बेच सके। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ये इंडस्ट्रियलाइज देश जो थे कॉलोनीज बनाने लगे। नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि उन्हें सस्ते में रॉ मटेरियल मिल पाए और मार्केट भी मिल पाए। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी पावर और कंट्रोल में कर लिया था, तो इंडिया क्या थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। लेकिन जो कंट्रीज बाद में इंडस्ट्रियलाइज हुई जैसे कि जर्मनी, वो भी कॉलोनीज बनाना चाहती थी। अब क्योंकि कोई जगह बची नहीं थी, इसीलिए वॉर एक सॉल्यूशन था। जो भी इस वॉर को जीतेगा वो दूसरे की कॉलोनीज यूजअप कर जाएगा, हड़प सकेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के छिड़ने से पहले जर्मनी में रूल करते थे होहेंजोलन्स और ऑस्ट्रियन एम्पायर। वहां पे ऑस्ट्रियन एम्पायर में कौन थे? हैब्सबर्ग। अब ये दोनों एम्पायर्स ने मिलकर एज सेंट्रल पावर्स हम कह सकते हैं ये जंग लड़ी थी एलाइज मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट। और ये वॉर लंबी छिड़ी थी। और इस वॉर में बताओ कौन हारा? ऑफ कोर्स जर्मनी। द जर्मन एम्परर एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। उन्होंने अपना थ्रोन त्याग दिया और वाइमर नामक जर्मन शहर में एक नेशनल असेंबली सेटअप हुई और इसने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फेडरल स्ट्रक्चर खड़ा किया। पार्लियामेंट भी बनाया जिसमें कि हर जर्मन को इक्वल वोट दिया गया। और वाइमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्निंग बॉडी थी, लेकिन जर्मन्स ने इसे अच्छे से रिसीव नहीं किया क्योंकि उन्हें क्या लगता था? उन्हें ये लगता था कि जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी उससे वाइमर रिपब्लिक को, जर्मनी को बचाना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स से वाइमर रिपब्लिक ने जर्मनी को नहीं बचाया और उसके सारे टर्म्स मान लिए। और ये जो ट्रीटी थी जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जर्मनी ने ये सब लूज करा। क्या सब लूज करा? ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। और कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा 6 बिलियन पाउंड्स का। और एलाइड आर्मीज ने क्या करा? रिसोर्स रिच राइनलैंड को ऑक्यूपाई करा 1920s में। और एलाइड पावर्स ने जर्मनी को डीमिलिटराइज करा टू वीकन इट्स पावर। जो वॉर गिल्ट क्लॉज था दैट हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस दैट द एलाइज हैड सफर्ड ड्यूरिंग द वॉर। जर्मन्स वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट हो गए क्योंकि उन्हें ये लगा कि वाइमर रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन की थी जो जर्मनी के लिए बहुत ही बुरी थी। So now let's do a quick revision. In 1914, the First World War was fought between Germany and the Austrian Empire on one side against the Allies or England, France and Russia. In the 18th century, England was the first to industrialize. The rest of Europe followed close behind. All industrialized countries had similar needs. Cheap raw materials, labor, markets for selling mass-produced goods. To meet these needs, the industrialized nations began to colonize or bring countries which were yet to industrialize under their control. India, for example, became Britain's colony. But the countries like Germany, which industrialized later, had to fight in order to gain colonies.
whoever won in the war could easily seize the losing side's colony. Before the First World War, Germany was ruled by the Hohenzollerns and the Austrian Empire by the Habsburg. Together, these two empires battled against the Allies, that is, England, France and Russia. The First World War was a long one. Germany was defeated and the German emperor abdicated his throne. At Weimar in Germany, a national committee set up a constitution with a federal structure and a democratically elected parliament. Despite being democratic, this republic was not liked by the German people because it had signed the humiliating terms of the Treaty of Versailles, which went against their country. It was a harsh and humiliating treaty. Germany lost its overseas colonies, 1/10 of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. It had to give a compensation amounting to £6 billion. Allied armies occupied the resource-rich Rhineland during the 1920s. The Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. The War Guilt Clause held Germany responsible for the war and damages that the Allies suffered during the war. Germans blamed the Weimar Republic for their country suffering such a bad fate. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।